वीरेंद्र यादव। सम्मानीय उपसभापति महोदय, आज सदन में अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के खरीद के मामले में घूसखोरी और भ्रष्टाचार के विषय पे माननीय सभापति जी के द्वारा जो चर्चा के लिए विषय स्वीकार किया है, सबसे पहले मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और मैं इसलिए आभार व्यक्त करता हूं कि आज की ये चर्चा 3 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला विषय, ये चर्चा बहुत सामयिक है। दूसरा विषय, ये चर्चा बहुत गंभीर है। और तीसरा विषय, ये चर्चा आने वाले समय में देश के लिए एक दीर्घकालिक नीति बनाने में भी सहायक सिद्ध होगी। ये चर्चा इसलिए सामयिक है और इसलिए रेलेवेंट है कि हमने लोकतंत्र में लोगों तक अधिकार तो बहुत पहुंचाया, लेकिन पूरा देश जो व्यवस्था हमने खड़ी करी और उस व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार का विषय है, और भ्रष्टाचार इतना धुन की तरह लग गया है कि वो सारी व्यवस्था को अंदर दीमक की तरह खा रहा है। आज जनता ये सुनना चाहती है कि भ्रष्टाचार के विषय में, उसकी नीतियों के संबंध में हम क्या विचार रखते हैं। और ये गंभीर इसलिए भी है कि भ्रष्टाचार सेना के संबंध में जो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदे गए, सीधे सीधे सेना के संबंध में जब कोई बड़ी खरीद होती है और उसमें जब इस प्रकार के प्रकरण आते हैं तो उसके कारण गंभीरता बढ़ जाती है। और ये दीर्घकालिक इसलिए भी है कि देश की रक्षा प्रणाली में खरीद किस प्रकार की हो। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने आने के बाद देश की रक्षा प्रणाली के लिए डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2016 आज सार्वजनिक करी है। और इसलिए जब ये चर्चा पूरी होगी तो इस चर्चा के द्वारा ये विषय निर्धारित होना चाहिए और हम सभी का दायित्व है कि आखिर देश के रक्षा प्रणाली में खरीद में किस प्रकार से हम पारदर्शिता को विकसित करें। माननीय उपसभापति महोदय, मैं प्रारंभ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा, चूंकि सेना से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश में चाहे कबायली आक्रमण हो, चाहे 1962 की लड़ाई हो, 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, कारगिल की लड़ाई हो, चाहे देश में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आई हो या संयुक्त राष्ट्र मिशन में जाने का विषय हो, इस देश की सेना ने जो कार्य किया है, भारत के हर नागरिक को उस पर गर्व है। महोदय, मैं इस बात को जानता हूं कि बचपन में जब भी मैं गांव छुट्टियों में जाता था तो हम 62 के, 65 की और 71 की लड़ाई की कहानियां अपने फौजी भाइयों से अपने गांव में सुना करते थे। और कभी कभी कुछ पंक्तियां आपके मन में इतना असर डालती है कि मैं जब भी 1962 की लड़ाई में कमाऊ कंपनी के रेजांगला के शौर्य को सुनता हूं तो वो पंक्तियां मेरे ध्यान में आती है जो हमारे सैनिकों के लिए वहां लिखी गई है। हाउ कैन ए मैन डाई, बेटर द फेसिंग fearful odds, for the ashes of his father and the temple of his gods। इससे ज्यादा बड़ी बलिदान की गाथा इस देश की सेना के द्वारा नहीं लिखी जा सकती और यह देश उन सैनिकों को हमेशा नमन करेगा। लेकिन जो मूल विषय है, वो मूल विषय यह है कि जो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर जिसकी खरीद को लेकर के आज पूरे देश के सामने और आज दुनिया के सामने भी जो तथ्य आए हैं, उनके बारे में जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। मैं कहना चाहूंगा कि 1999 में 1999 में देश में जो ये वीवीआईपी हेलीकॉप्टर MI-8 थे, उनको बदलने की सिफारिश एयरफोर्स के द्वारा की गई और उसके कारण भी थे, पुराने हो रहे थे। जो हेलीकॉप्टर हमारे पास थे केवल दिन के लिए चलते थे, अच्छे मौसम में चल सकते थे, प्रतिकूल मौसम में नहीं जा सकते थे। 2000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई की उड़ान वो कर नहीं पा रहे थे, हमें उससे ज्यादा ऊंची उड़ान के हेलीकॉप्टर चाहिए थे।
आवाज थी, वाइब्रेशन थी और नई परिस्थितियों के हिसाब से नए हेलीकॉप्टर खरीदने की आवश्यकता भी थी। उस समय जब एनडीए की सरकार आई तब एक ही विषय को प्रमुखता से रखा गया कि सिंगल वेंडर सिचुएशन इसमें नहीं आनी चाहिए। बीच में केंद्र सरकार बदली, शासनकर्ताओं का मिजाज भी बदला और मार्च 2005 में जो पूर्व में जब 99 के बाद जब ग्लोबल टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू की गई थी तब यह तय किया गया था कि 6000 मीटर की ऊंचाई तक जाने वाले हेलीकॉप्टर परचेज किए जाए। लेकिन मार्च 2005 में और उसके बाद की परिस्थितियों में इस टर्म्स में 3 चीजों को बदला गया। मैं बता देता हूं जो 3 चीजें बदली गई। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को बदला गया, सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को बदला गया और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को भी बदला गया। और मैं ये कहना चाहूंगा, मैं अपने विषय को उद्धृत करते समय कैट की रिपोर्ट को रखना चाहता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, 13 सितंबर 2013 की रिपोर्ट है और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने जब इस विषय में खरीद के संबंध में अपने नोट में कहा था तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया, द फैक्ट रिमेन्स दैट डिस्पाइट द डायरेक्शन ऑफ द पीएमओ टू मेक द एसक्यूआर ब्रॉड बेस्ड टू इंक्रीज कंपटीशन, the SQR were made more restrictive, which narrowed down the choices to limited range of helicopter being capable of meeting the requirement of PVIP fleet. और इसीलिए बाद में कैट की रिपोर्ट में यह आया है और यहीं से विषय शुरू होता है। The fact that remained that by making the cabin height 1.8 meter as a mandatory requirement, the competition was restricted, which led to resultant single vendor situation. Again, the acquisition process again led to resultant single vendor situation and AW101 Augusta Westland was selected. ये सीधा सीधा ये विषय है कि अगस्ता वेस्टलैंड को आपको अंदर लेकर के आना था, उनके हेलीकॉप्टर आपको परचेज करने थे, इसलिए आपने दोनों शर्तों में बदलाव किया कि 6000 मीटर की हाइट को घटाकर 4500 मीटर किया। बाकी जो कंपनियां जो कैबिन की हाइट थी उसको लेकर के आपने ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को, आपने सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को, आपने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को बदल के अगस्ता को एंट्री दी। अगर अगस्ता को केवल एंट्री दे देते तो भी माना जाता था, लेकिन आपने तो अभी तक उनके लिए केवल एक द्वार खोला था। हमारे यहां कहते हैं कि अंधा बाटे रेवड़ी और मुड़ मुड़ अपने को दे, और इसलिए देने की शुरुआत जब आपको करनी थी तो शुरुआत में आप यहां पर रुके नहीं। उसके बाद विषय यह होना था कि जो अगस्ता हेलीकॉप्टर जिसको आपने सिंगल वेंडर के नाते आपने एंट्री दे दी, ये सिंगल वेंडर के नाते एंट्री देने के बाद विषय आया इसका इवैल्यूएशन किया जाए। और मैं यहां ये विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि आखिर वो क्या कारण थे कि उस समय के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री जी के नोट की अवहेलना करके कौन सी ऐसी ताकत थी कि आपने उनके नोट की अवहेलना करके सिंगल वेंडर सिचुएशन को क्रिएट किया। और जो दूसरा विषय वो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका इवैल्यूएशन कैसे होगा। और फील्ड इवैल्यूएशन के लिए ये मानक तय किए गए कि इसका क्लाइमेटिक, एल्टीट्यूड और टेरेन कंडीशन का अध्ययन किया जाए। और मैं यहां कहना चाहूंगा कि जब इस अध्ययन के लिए विषय को आगे ले जाया गया और जब आप लोगों ने कहा, जो एग्रीमेंट भी हुआ नो कॉस्ट नो कमिटमेंट पे, तो माननीय रक्षा मंत्री जी ने प्रारंभ में यह आपत्ति करी थी, जो कैग की रिपोर्ट के पेज 15 में है, उसको अगर पढ़ा जाएगा तो चीजें स्पष्ट होती है कि आपने एक दरवाजा खोलने के बाद कितने आसानी से उनके लिए दूसरे दरवाजे को भी खोला। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी की जो नोटिंग है और भूतपूर्व रक्षा मंत्री जी की जो नोटिंग है, उस नोटिंग में जो कैग की रिपोर्ट में लिखा है, द रीजन एड्यूस फॉर
conducting field evaluation trials at vendor specified location instead of in India are not convincing enough. This is particularly so when viewed against the background of the cases like the Eurocopter, where the technical team has clarified the equipment but the credibility of the trial process itself was thrown into question later. What is the guarantee that fidelity and credibility of these trials will remain above board and they do not take place within the country? माननीय रक्षा मंत्री, भूतपूर्व रक्षा मंत्री जी ने विशेष रूप से कहा कि आप जो फील्ड एवोल्यूशन टेस्ट कराना चाहते हैं ये भारत में क्यों नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि नियमों में बदलाव करने के बाद अब इस कंपनी को आगे आपको और सहूलियत देनी थी, तो आपने कहा कि हम बाहर जाकर के इसका फील्ड एवोल्यूशन टेस्ट भी कर लेंगे। आपने प्रधानमंत्री जी की जो नोटिंग थी उसकी आपने अवहेलना करी। आप पे कोई प्रेशर रहा होगा कि आपने रक्षा मंत्री जी के नोटिंग की भी अवहेलना करी। उन्होंने भी अपने नियम को बदला, उन्होंने वापस से नोटिंग करके उसको अलाउ किया। एक कैग की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं मैं, वापस से अपनी नोटिंग में अलाउ किया और अलाउ करने के बाद अगर आप कैग की रिपोर्ट पेज 15 को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया कि जो फील्ड एवोल्यूशन टेस्ट जिस हेलीकॉप्टर का आपको करना था, जनवरी 2008 में आपने फील्ड एवोल्यूशन टेस्ट तो किया, लेकिन आपने फील्ड एवोल्यूशन टेस्ट AW101 का ना करके CIV-01 और मार्लिन MK3A उन हेलीकॉप्टर्स का आपने फील्ड एवोल्यूशन टेस्ट किया। आप खरीदने जा रहे थे AW101 और जो AW101 हेलीकॉप्टर था, देखो वो AW101 उस समय बनने की स्थिति में था, जो हेलीकॉप्टर बनने की स्थिति में था। आखिर क्या कारण था कि 1999 से लगातार इस हेलीकॉप्टर को खरीदने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा था? आखिर क्या कारण था कि जब सिंगल वेंडर टेस्ट को आपने रोक दिया? क्या मजबूरी भी थी कि आपने एवोल्यूशन सिस्टम को रोक दिया? क्या मजबूरी थी कि आपने फील्ड टेस्ट में भी रियायत दे दी? अब क्या मजबूरी थी कि आपने AW101 की बजाय दूसरे हेलीकॉप्टर को मान्यता दे दी? लेकिन इसके बाद भी आप यहां पर रुके नहीं और कैग की रिपोर्ट में जनवरी फरवरी 2008 में आपने फील्ड एवोल्यूशन टेस्ट भी कर दिया। इसके बाद विषय आया कि कीमत क्या तय की जाएगी। आखिर इसकी कीमत क्या होगी? आप अगस्ता को अंदर ले आए, आपको धन्यवाद। आपने उनका एवोल्यूशन अपने हिसाब से करा दिया, आपने अपने तरीके से किया होगा। आपने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी और तत्कालीन रक्षा मंत्री जी के नोट्स की अवहेलना करी, आपको ज्यादा जानकारी होगी। लेकिन आखिर वो क्या कारण था कि जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी थी उसने सही समय पर इसके उचित मूल्य का निर्धारण नहीं किया? और इसलिए कैग की रिपोर्ट के पेज नंबर 20 पे जो कंक्लूजन कैग की रिपोर्ट के हैं वो ये कहते हैं, दिस वॉज मोर देन 6 टाइम ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। आपने पैसा भी ज्यादा दिया और पैसा देने के बाद भी अगर आप रुक जाते तो भी हम मान लेते कि शायद आप नियम और मानक के आधार पर कर रहे हैं। पर आप तो बहुत कृपावान थे और आपने कृपा इतनी आगे बढ़ाई कि आपने जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर थे उसकी भी अवहेलना करी। जो आपको गारंटी लेनी थी, जब पहले जो एग्रीमेंट लिखा था, यह भी कैग की रिपोर्ट में है, आपने लिखा था 3 ईयर और 9 मंथ विच एवर इज लेटर। बाद में आपने उसको बदल दिया विच एवर इज अर्लियर। यह भी उनको सुविधा पहुंचाने के लिए किया। कीमत देने के साथ वारंटी में भी रिड्यूस करना, यह जो लिखा है सारा कैग की रिपोर्ट में करा है। और उसके बाद एक्सेस प्रोक्योरमेंट ऑफ हेलीकॉप्टर, क्योंकि जितना भी सारा कैग की रिपोर्ट में, उसके बाद जो एक्सेस प्रोक्योरमेंट का विषय है
रिपोर्ट में माननीय सभापति महोदय ये विशेष रूप से लिखा हुआ है कि हमारे यहां जो MI-8 थे उनका जो उपयोग था वो केवल 29% था। उस समय 8 हेलीकॉप्टर खरीदने की बात हुई, आपने 12 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दे दिया। आखिर आपने कीमत भी बढ़ा दी, आपने कंडीशन को भी डाइल्यूट कर दिया और उसके बाद तत्कालीन सरकार ने उनको अतिरिक्त नंबर में हेलीकॉप्टर भी प्रदान करके उनके ऊपर कृपा की। महोदय, इस विषय को दर्शाता है कि आखिर हमने जो व्यवस्था निर्मित करी है, इस व्यवस्था में बार बार हमारे रक्षा प्रणाली के जितने भी इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं, आज आजादी के 67 साल के बाद विषय तो यह आना चाहिए था कि हमारी सुरक्षा प्रणाली इंडिजीनियस होती। हम गर्व करते हैं इस देश के सैनिकों ने कम साधनों के बावजूद भी देश की मान और मर्यादा की रक्षा करने में कमी नहीं करी। पर हमें यह मानना चाहिए कि 67 सालों में डिफेंस प्रोक्योरमेंट की प्रणाली में हमें जो साफ गोई चाहिए थी, हमें जो पारदर्शिता चाहिए थी, वो पारदर्शिता क्यों नहीं आई। और इसलिए माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो इस विषय की स्पष्टता करते समय इसको भी स्पष्ट करें कि क्या विगत 6 दशकों के शासनकाल में देश में बार बार रक्षा सौदों में खरीद में पारदर्शी शासन प्रणाली क्यों नहीं विकसित कर पाए। हमें इस दिशा की तरफ से देश को आगे ले जाने की आज जो बहुत जरूरत समझी जा रही है कि भ्रष्टाचार के इस धुन को हम अपने कम से कम रक्षा प्रणाली से निकालने का कैसे काम करें। दूसरा विषय कि क्या यह सच नहीं है कि अगस्ता वेस्टलैंड का ये जो सारा घटनाक्रम घटा है, क्या यह इस बात को नहीं दर्शाता है कि यूपीए के पिछले 10 साल के शासनकाल में अनिश्चितता और अनिर्णय की स्थिति के कारण देश के रक्षा से जुड़े हुए विषयों के साथ न्याय नहीं हुआ है। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या हम अगर अपनी रक्षा की जरूरतों में अगर अगस्ता वेस्टलैंड के केस को एक पैमाना बनाए, तो जिस प्रकार की देरी बार बार किसी कंपनी विशेष को लाभ पहुंचाने के क्रम में जिस प्रकार की देरी की गई और सेना को लंबे समय तक, ये तो एक उदाहरण है, आपूर्ति के आवश्यक साधनों से वंचित किया गया, आखिर कोई बताएगा इसका दोषी कौन है। और जिस प्रकार से निर्णय प्रक्रिया में एक के बाद एक करके सहूलियतें दी गई, तो आज ये सबको तय करना चाहिए, जो मैंने दीर्घकालिक नीति के रूप में कहा है, कि हमारे व्यक्तिगत हित और देश हित में सर्वोच्चता किसको दी जाए। और इसलिए आज अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद के मामले में नए तथ्य सामने आए हैं। आज इटली की कोर्ट ने घूस देने वाले लोगों को सजा दी है। यह सच है कि जिस कंपनी से हमने समझौता किया वो लंदन बेस्ड थी और जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग थी वो इटली बेस्ड थी। वो उनकी सब्सिडरी कंपनी हो सकती है, लेकिन अगर दुनिया का एक देश आज इस बात को पता कर सकता है कि उनके देश में घूस देने वाले कौन थे, तो हमारे यहां घूस लेने वाले कौन है, उस पर कार्रवाई यूपीए सरकार ने समय पर क्यों नहीं करी। आखिर कैग को जब यह पता पड़ गया था 13 सितंबर 2013 को कैग ने यह रिपोर्ट दे दी थी, तो तत्कालीन सरकार ने इस पे कार्रवाई करने के लिए, इस पे ब्लैकलिस्ट करने के लिए और इस पर सख्त कदम उठाने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी। और आज तो जो पीआईबी की विज्ञप्ति 28 अप्रैल 2016 को भारत सरकार ने जारी करी है, हम तो भारत सरकार से निवेदन भी करना चाहेंगे कि जो तीनों विदेशी अभियुक्त हैं, श्री कार्लो गिरेसिया, श्री ग्यूडो हेचके और श्री क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ तुरंत से तुरंत कार्रवाई करके उनको सामने लाना चाहिए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय सदन में चर्चा एक बहुत गंभीर माहौल में हो रही है। अगर उस माहौल में हम इस बात की सार्थकता को भी देखें, और मैं यहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया का 27 अप्रैल का
एक नोट पढ़ना चाहूंगा जिसमें ये कहा है कि मिलान कोर्ट ऑफ अपील का जो जजमेंट है उसमें यह शो किया गया है, द ऑर्डर ऑल्सो शोज दैट मिडिलमैन ड्रॉप नेम ऑफ पॉलिटिशियंस ऑन बोथ साइड। आखिर ये कौन राजनीतिज्ञ है? आखिर ये जो संशय के बादल उठ रहे हैं, ये जो डायरी में नाम लिखे जा रहे हैं, इसका खुलासा जरूर होना चाहिए। और पिछले 67 सालों में देश में बार बार हम रक्षा के खरीद के घोटालों के विषयों में जो परेशान होते रहे हैं, उसका जवाब भी इस देश की जनता जानना चाहती है। और जो भी इसमें दोषी है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जो भी इसमें दोषी हैं, जिनके समय में यह भ्रष्टाचार हुआ है, उनको स्पष्टता के साथ जवाब देना चाहिए। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बहुत स्पष्ट हुई है कि हम लोगों को अपने देश की जो रक्षा प्रणाली में जो पारदर्शिता का विषय था, उसको पिछले 60 सालों में हमने कहीं खोया है। उसको फिर से बहाल करने की, देश की रक्षा प्रणाली को इंडिजिनियस बनाने की, देश की रक्षा प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाने की और एक नई व्यवस्था को खड़ी करने की आवश्यकता है कि भविष्य में इस देश में अगस्ता जैसे कांड ना हो और अगस्ता में जिन्होंने भी दलाली खाई है, उन सब बिचौलियों को सजा मिले। ये इस सदन की मांग होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।